नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम 20 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में होने जा रहा है और भारत को इसके लिए एक खास निमंत्रण मिला है। जी, और ये निमंत्रण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि 2026 में इस शिखर सम्मेलन का मेजबान देश फ्रांस ही होगा। अच्छा, तो G7 की बात हो रही है, एक बार इसके सदस्य देशों के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, ये परीक्षा के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके शामिल हैं। और साथ ही यूरोपियन यूनियन भी इसका एक हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। बिल्कुल, ये एग्जाम नोट है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन एक रणनीतिक भागीदार होने की वजह से भारत को अक्सर ऐसे सम्मेलनों में बुलाया जाता है। ये मतलब वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को दिखाता है। सही कहा। चलिए अब देश के अंदर की एक बहुत बड़ी खबर पर आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वां रोड रेल टनल का निर्माण हो रहा है। हाँ, और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जा रही है। ये एक इंजीनियरिंग का कमाल होने वाला है। ये टनल किन दो जगहों को जोड़ेगी? ये टनल गोहोपुर जो NH15 पर है, कुन्नुमालीगढ़ जो NH715 पर है, से जोड़ेगी। और इसके आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। जी, इसके आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। टनल की कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी। 33 किलोमीटर से भी ज्यादा? हाँ, और उसमें से भी 15.79 किलोमीटर का हिस्सा पानी के नीचे यानी अंडर वाटर होगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो है 18,662 करोड़ रुपए। वाह, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी क्या अहमियत होगी? देखिए, एग्जाम नोट ये है कि यह प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी और रक्षा लॉजिस्टिक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये उस क्षेत्र के विकास और सुरक्षा में आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से संस्कृति और पर्यटन की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही अनोखा आयोजन होने जा रहा है, भारत का पहला जैन चादर महोत्सव। जी, ये अपनी तरह का पहला आयोजन है और इसकी मेजबानी जैसलमेर, राजस्थान करेगा। और ये कब होगा? इसका आयोजन मार्च 2026 में किया जाएगा। परीक्षा के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा अपनी तरह का पहला आयोजन है। अच्छा, अब पर्यावरण से जुड़ी एक पहल की बात करते हैं, मुंबई क्लाइमेट वीक। हाँ, ये एक बहुत ही सामयिक पहल है। इसका शुभारंभ देवेंद्र फडणवीस जी ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है क्लाइमेट फ्रेंडली वेजिटेरियन फूड हैबिट्स को बढ़ावा देना, मतलब जलवायु अनुकूल शाकाहारी भोजन की आदतों को प्रोत्साहित करना। ये एक बहुत अच्छी सोच है। अब एक महत्वपूर्ण सामाजिक निर्णय की बात करते हैं जो असम से है। जी, असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण की घोषणा की है। और इस आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा? इस आरक्षण के लाभार्थी चाय जनजातियां और आदिवासी समुदाय होंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और असम की बात हो रही है तो चाय से जुड़े कुछ तथ्य भी जरूरी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम ही है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। तो इस फैसले का एग्जाम नोट क्या होगा? एग्जाम नोट ये है कि यह निर्णय सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय समुदायों के उत्थान की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। अब टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर की ओर चलते हैं। एक नई सुविधा शुरू हुई है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। जी, और ये आम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस पोर्टल का उद्देश्य है मृत्यु बीमा दावों का निपटान, उसे बहुत फास्ट, डिजिटल और ट्रांसपेरेंट तरीके से करना। तो इससे नामांकित व्यक्तियों को काफी आसानी होगी। हाँ, उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं खेल जगत की। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की घोषणा हो गई है। जी, और मुख्य विजेता बनी है हमारी स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना। बहुत बढ़िया। और अन्य श्रेणियों के विजेता कौन है? हाँ, अन्य श्रेणियों के विजेताओं के नाम भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इमर्जिंग प्लेयर का खिताब मिला है दिव्या देशमुख को। और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन? पैरा स्पोर्ट्स वुमेन बनी है प्रीति पाल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजलि भागवत को। और एक चेंज मेकर का पुरस्कार भी है ना? हाँ, और वो मिला है भारतीय महिला आइस हॉकी टीम को। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। बिल्कुल। अब एक राज्य सरकार की योजना पर आते हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, बांग्ला युवा साथी योजना। जी, ये युवाओं के लिए एक आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है? योग्यता 10वीं पास रखी गई है। तो एग्जाम नोट ये है कि यह बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक आय सहायता योजना है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत और आयरलैंड के बीच एक महत्वपूर्ण वार्ता हुई है। जी, और इस वार्ता का मुख्य विषय था टेलीकॉम सहयोग। इसमें भारतीय प्रतिनिधि थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वार्ता कहाँ हुई और इसका मुख्य फोकस क्या था? यह वार्ता आयरलैंड में हुई और इसका मुख्य फोकस 5G टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर था। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है G4 देशों की। हाँ, ये भी एक बहुत अहम बैठक थी। यह बैठक म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित की गई। G4 के सदस्य देश कौन-कौन हैं? ये G7 से अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। G4 के सदस्य देश हैं भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। और यहाँ जर्मनी से जुड़ा एक और तथ्य सामने आया है। जी, एक अतिरिक्त तथ्य यह है कि जर्मनी 34 साल बाद दुनिया का टॉप लेंडर बना है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता। तो इस G4 बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस बैठक का मेन गोल था UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाना और अपने दावे को और मजबूत करना। चलिए तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तेजस्विन शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ये है पुरुष हेप्टैथलॉन में। हेप्टैथलॉन ये इवेंट चीन के तियानजन में हुआ था, है ना? बिल्कुल। और हेप्टैथलॉन अपने आप में मतलब एथलेटिक्स का सबसे मुश्किल इवेंट माना जाता है। सच कहूं तो जब मैं हेप्टैथलॉन सुनता हूं मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, नामुमकिन। हाँ, नामुमकिन तो नहीं, पर हाँ, इंसानी सहन शक्ति की शायद ये सबसे बड़ी परीक्षा है। 7 अलग-अलग इवेंट्स है ना? 7 अलग-अलग ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ये एक एथलीट की वर्सेटिलिटी और एंड्योरेंस दोनों को टेस्ट करता है। कमाल है। अच्छा चलिए, अब खेल से स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। साई और बोध नाम के 2 हेल्थ AI फ्रेमवर्क्स लॉन्च हुए हैं। हाँ, इसे JP नड्डा जी ने लॉन्च किया है और ये इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुआ। जगह थी भारत मंडपम, नई दिल्ली। और परीक्षा के लिहाज से इन दोनों फ्रेमवर्क्स को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले SAHI की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? SAHI का पूरा नाम है स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। ओके। आप इसे एक तरह से AI के लिए एक रूल बुक या गाइडलाइन समझ सकते हैं। रूल बुक मतलब ये कि भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में AI का इस्तेमाल कैसे हो, वो सुरक्षित हो, नैतिक हो और जिम्मेदार तरीके से हो। अच्छा, तो ये नियम तय करेगा? बिल्कुल। जैसे मरीज का डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा या AI से कोई गलती हुई तो जवाबदेही किसकी होगी, ये सब कुछ। ठीक है, तो SAHI नियम बना रहा है। फिर ये दूसरा फ्रेमवर्क बोध, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? बहुत अच्छा सवाल है। बोध का पूरा नाम है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। इसे IIT कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर विकसित किया है। ओके। अब सोचिए, नियम तो बन गए सही के तहत, लेकिन बाजार में जो AI मॉडल्स आ रहे हैं वो नियमों पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये कौन जांचेगा? अच्छा, तो बोध वो काम करेगा। एग्जैक्टली। ये एक तरह की सरकारी लैब है जो इन AI मॉडल्स का क्वालिटी टेस्ट करेगी, उनकी सटीकता और विश्वसनीयता को परखेगी। यानी एक नियम बना रहा है और दूसरा उन्हें लागू करवा रहा है या परख रहा है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये सावधानी है क्योंकि हेल्थ केयर में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। बात तो सही है। अच्छा, अब आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ा कदम। भारत में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित हुई है। हाँ, और ये रक्षा और विमानन क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर किया। बिल्कुल, और जगह याद रखना बहुत जरूरी है, वेमनगल, कर्नाटक। वेमनगल, कर्नाटक। और यहाँ कौन सा मॉडल बनेगा? यहाँ एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स असेंबल किए जाएंगे। ओके। और इसकी क्षमता क्या होगी? शुरुआती क्षमता प्रति वर्ष 10 हेलीकॉप्टर बनाने की होगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। तो ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी। ये सिर्फ हमारी रक्षा निर्माण क्षमता को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भारत फ्रांस के जो रणनीतिक संबंध हैं उन्हें भी और मजबूत करेगा।
सही बात है। चलिए अब एक बहुत ही अनोखी पहल पर नजर डालते हैं। नेशनल हाईवेज पर बी कॉरिडोर्स का निर्माण। ये वाकई एक बहुत ही पर्यावरण अनुकूल पहल है। ये पहल NHAI की है, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, और लक्ष्य ये है कि वर्ष 2026-27 में जो करीब 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। 40 लाख? जी, उनमें से 60% पेड़ बी फ्रेंडली होंगे, यानी मधुमक्खियों के अनुकूल। वाह! इस पहल का महत्व बहुत गहरा है। ये सीधे सीधे बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता और पॉलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया में मदद करेगा। और परागण तो हमारी खेती के लिए जीवनदायिनी प्रक्रिया है और मधुमक्खियां इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगली खबर कृषि क्षेत्र से ही है, जहां टेक्नोलॉजी किसानों की मदद के लिए आगे आ रही है। हाँ, एक नया AI प्लेटफॉर्म भारत विस्तार या जिसे विस्तार भी कह रहे हैं, वो लॉन्च किया गया है। इसे शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया जयपुर में। जी, और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मौसम, मंडी के भाव और फसल प्रबंधन से जुड़ी सटीक जानकारी देना है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 155261 भी जारी किया गया है। हाँ, ये प्लेटफॉर्म किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे उनकी उपज और आय दोनों में सुधार हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे AI अब जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। चलिए अब एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं, बायो एशिया 2026 समिट। ये इस समिट का 30वां संस्करण था। और ये 17 और 18 फरवरी को हैदराबाद में आयोजित हुआ। सही कहा। इस साल की थीम भी बहुत दिलचस्प थी, टेक बायो अनलीश्ड, AI ऑटोमेशन एंड लाइफ साइंसेज। ऐसा लगता है कि AI अब हर जगह है, क्योंकि भविष्य इसी का है। इस समिट का पूरा फोकस AI और बायोलॉजी के संगम से सस्ती और प्रभावी दवाओं का विकास करना था। मतलब टेक्नोलॉजी और जीवन विज्ञान मिलकर बीमारियों का समाधान खोजेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, रक्षा प्रौद्योगिकी से एक और बड़ी खबर है। अब हैमर मिसाइल का भारत में ही उत्पादन किया जाएगा। हाँ, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और फ्रांस की कंपनी साफ्रन के बीच एक साझेदारी है। इसमें दोनों कंपनियों की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। जी, और हैमर का पूरा नाम जानना भी जरूरी है। क्या है इसका पूरा नाम? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये तो काफी लंबा नाम है। हाँ, पर ये इसकी खासियत बताता है। इसकी मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर है। 60 से 70 किलोमीटर, और इसे मुख्य रूप से राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट्स पर लगाया जाएगा। तो ये भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और मजबूती देगा, बिना किसी शक के। और चलिए आज की चर्चा के अंत में फिर से खेल जगत से एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर आते हैं। राशिद खान। राशिद खान ने T20 क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। वे T20 इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। 700 विकेट? 700। ये उपलब्धि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में UAE के खिलाफ मैच में हासिल की। जी, और इस मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ दिया है। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में जहां गेंदबाजों के लिए मतलब मौके कम होते हैं, तो बहुत कम होते हैं, वहां 700 विकेट लेना तो वाकई अविश्वसनीय है। ये राशिद खान की निरंतरता और उनके कौशल को दिखाता है। चलिए तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 की घोषणा करती है। हाँ, और इस साल ये सम्मान मिला है ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को। और ये कोई छोटा मोटा अवार्ड तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में महिला क्रिकेट का सर्वोच्च वार्षिक सम्मान है। मतलब खिलाड़ी के पूरे साल के प्रदर्शन को इसमें देखा जाता है। तो एनाबेल सदरलैंड के प्रदर्शन में ऐसा क्या खास था इस बार? मतलब विजेता तो वो बनी है, पर क्यों? देखिए, उनका प्रदर्शन वाकई में असाधारण रहा है, और बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। अच्छा जी, बात है इम्पैक्ट की। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही मैच का रुख पलटा है। खासकर जो इंग्लैंड के खिलाफ एशेज टेस्ट में उनका दोहरा शतक था, हाँ, वो तो कमाल था। उसने तो सीरीज का मोमेंटम ही बदल दिया था। वो एक ऐसी ऑलराउंडर हैं जो टीम को एक बैलेंस देती हैं, और आज के क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ गई। मतलब ये अवार्ड सिर्फ रन और विकेट नहीं देखता, बल्कि मुश्किल हालात में प्रदर्शन करने की क्षमता को भी सम्मान देता है। निश्चित रूप से, और ये महिला क्रिकेट की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को भी दिखाता है। चलिए अब खेल के मैदान से थोड़ा अकादमिक जगत की ओर चलते हैं। जी, 19 फरवरी को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे यानी विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। हाँ, और इसकी तारीख थोड़ी अलग है। बिल्कुल, ये हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है।
कोई फिक्स डेट नहीं है इसकी। एकदम सही। तो परीक्षा के लिहाज से ये याद रखना जरूरी है, 3rd Thursday of February। इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी सेलिब्रेट, एंगेज एंड इंस्पायर। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य है। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान, जो मानव समाज, उसकी संस्कृति और विकास को पढ़ता है, जी, उसको क्लासरूम से बाहर निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में, जो हमारे श्रोता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस विषय का क्या महत्व हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, यूपीएससी में तो एंथ्रोपोलॉजी एक लोकप्रिय वैकल्पिक विषय है ही, हाँ, वो तो है। लेकिन उसके अलावा भी जनरल स्टडीज के पेपर में खासकर इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस जैसे विषयों को समझने के लिए मानव विज्ञान की एक बेसिक समझ बहुत मदद करती है। कैसे? ये आपको सिखाता है कि अलग-अलग संस्कृतियों को, जनजातीय समुदायों को और सामाजिक संरचनाओं को कैसे समझें। एक तरह से ये आपको एक ज्यादा संवेदनशील और सूचित प्रशासक बनने में मदद करता है। बहुत दिलचस्प बात है। तो ये सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं, बल्कि समाज को समझने का एक नजरिया भी है। इसी सम्मान और प्रेरणा की भावना को आगे बढ़ाते हुए एक नए पुरस्कार की शुरुआत हुई है, भव्य भारत भूषण पुरस्कार। जी, और इसकी शुरुआत ईशा फाउंडेशन ने की है, जिसके संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम लगता है। बहुत, क्योंकि जब कोई आध्यात्मिक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कला, विज्ञान, खेल में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है, तो ये समाज को एक बड़ा संदेश देता है। क्या संदेश? कि आध्यात्मिक विकास और भौतिक जगत की जो उपलब्धियां हैं, वो एक दूसरे की पूरक हैं, विरोधी नहीं। अच्छा, और इसका पहला अवार्ड फंक्शन कब होगा? पहला वितरण समारोह 2026 में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में होगा और पुरस्कार रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह प्रदान करेंगे। विजेताओं की सूची भी आ गई है और वो काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल, सूची में भारत की विविधता और प्रतिभा का एक खूबसूरत संगम दिखता है। जैसे विज्ञान में इसरो के वैज्ञानिक एन नारायणन को चुना गया है, जिन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी। और खेल में बैडमिंटन की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली साइना नेहवाल है। और कला के क्षेत्र से भी 2 बड़े नाम हैं। हाँ, वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम और भरतनाट्यम नृत्यांगना अलारमिल वल्ली, दोनों ही अपनी अपनी कला की जीती जागती मिसाल हैं। और इतिहास के क्षेत्र में विक्रम संपत, जी, जो अपने लेखन से भारतीय इतिहास के कई अनछुए पहलुओं को सामने ला रहे हैं। तो अगर आप इस सूची का पैटर्न देखें, तो इसमें पारंपरिक और आधुनिक, विज्ञान और कला, सबका एक संतुलन है। जी, ये दिखाता है कि पुरस्कार की दृष्टि कितनी व्यापक है। भारत की इसी प्रतिभा और गौरवशाली इतिहास को संजोने के लिए अब एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम हो रहा है। हाँ, बात करते हैं युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की। ये सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है और इसका स्थान भी कितना ऐतिहासिक है, नई दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है, जो इमारतें दशकों से भारत की प्रशासनिक शक्ति का केंद्र रही हैं, वो अब भारत की सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र बनेंगी। एकदम। और जब हम कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, तो इसका मतलब है कि ये पेरिस के प्रसिद्ध लूव म्यूजियम से भी बड़ा होगा। जी, लूव से भी बड़ा। इसका क्षेत्रफल है 1.55 लाख वर्ग मीटर। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इसको समझने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, यूं समझिए कि 1.55 लाख वर्ग मीटर का मतलब है इसमें लगभग 20 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। बाप रे! इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसका मकसद है भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता की कहानी को एक ही जगह पर दिखाना, सिंधु घाटी से लेकर आज के आधुनिक भारत तक। ये सोच तो बहुत अच्छी है, पर इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। मतलब जो इमारतें आज भी इतने महत्वपूर्ण मंत्रालयों का घर है, उन्हें संग्रहालय में बदलना। चुनौती बहुत बड़ी है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये लुटियंस दिल्ली की विरासत का हिस्सा हैं। तो इनके आर्किटेक्चर को बिना छेड़े इन्हें एक आधुनिक म्यूजियम में बदलना ही सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और संरक्षण की चुनौती होगी। सही। वायरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, सुरक्षा, सब कुछ मौजूदा ढांचे में फिट करना होगा। और इस परियोजना में फ्रांस हमारा सहयोगी देश है, ये भी एक बड़ी बात है। जी, और ये बहुत मायने रखता है। क्यों? फ्रांस का सहयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
क्योंकि फ्रांस के पास लुव्र जैसे विश्व स्तरीय संग्रहालयों को मैनेज करने का दशकों का अनुभव और विशेषज्ञता है। म्यूजियम सिर्फ कलाकृतियां इकट्ठी करना नहीं होता, ये उनके संरक्षण, प्रदर्शन और दर्शकों के अनुभव को डिजाइन करने की एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। फ्रांस की विशेषज्ञता हमें इस वैश्विक मील के पत्थर को बनाने में बहुत मदद करेगी। यानी ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनेगा। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की ओर चलते हैं। G4 देशों के विदेश मंत्रियों की म्यूनिख, जर्मनी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जी, इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। G4 समूह यानी भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। और इनका एक ही मुख्य एजेंडा है। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में सुधार। ये मांग तो बहुत पुरानी है, दशकों से चल रही है। इस बार की बैठक में ऐसा क्या खास था और असल में इसमें बाधा क्या है? खास यह है कि आज के समय में, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या मिडल ईस्ट का संकट, UNSC की अक्षमता बार बार सामने आई है। G4 देश इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि सुरक्षा परिषद अब 1945 की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उसे बदलना होगा। उसे आज की हकीकत के हिसाब से बदलना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा है P5 यानी स्थायी 5 सदस्यों का वीटो पावर। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK। जी, उनमें से कोई भी अपनी शक्ति कम नहीं करना चाहता। और एक कॉफी क्लब का भी जिक्र आता है, वो क्या है? कॉफी क्लब, जिसे आधिकारिक तौर पर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप कहते हैं, वो G4 देशों का विरोधी गुट है। इसमें पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना जैसे देश हैं। अच्छा, और ये विरोध क्यों करते हैं? उनका तर्क है कि अगर G4 को स्थायी सदस्य बनाया गया तो सुरक्षा परिषद में शक्ति कुछ और देशों के हाथ में सिमट जाएगी। तो लड़ाई सिर्फ P5 से नहीं, इस गुट से भी है। समझ गए। तो G4 की ये बैठकें एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक बहुस्तरीय कूटनीतिक शतरंज का खेल है। चलिए अब कूटनीति से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ते हैं, जहां रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ, रूस ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है। और इसका कारण क्या बताया गया है? आधिकारिक कारण ये है कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा रूस के डेटा लोकलाइजेशन कानूनों का पालन नहीं कर रही थी। रूस का कानून कहता है कि रूसी नागरिकों का डेटा रूस की जमीन पर ही स्टोर होना चाहिए। इसका असर तो बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा। रूस में व्हाट्सएप के यूजर्स तो करोड़ों में होंगे। बिल्कुल, 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स इससे प्रभावित होंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इसे सिर्फ एक ऐप पर बैन की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर इसे कैसे देखें? ये रूस की डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सॉवरेनिटी की नीति का एक हिस्सा है। डिजिटल संप्रभुता, इस शब्द का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई देश अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट और डेटा पर बाहरी कंपनियों का नियंत्रण कम करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके नागरिकों का डेटा देश की सीमाओं के अंदर सुरक्षित रहे। अच्छा। और इसी रणनीति के तहत रूस ने व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर मैक्स नाम के एक लोकल ऐप को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन क्या मैक्स जैसा कोई लोकल ऐप वाकई व्हाट्सएप की जगह ले सकता है? मतलब यूजर्स की आदत बदलना तो मुश्किल होगा। यही सबसे बड़ी चुनौती है। जिसे हम नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। मेरे सारे दोस्त और परिवार तो व्हाट्सएप पर है। बिल्कुल, सरकारें ऐप्स को ब्लॉक तो कर सकती हैं, लेकिन यूजर्स को एक नए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए मजबूर करना आसान नहीं है। ये देखना होगा कि मैक्स ऐप यूजर्स को वो सुविधा और भरोसा दे पाता है या नहीं। ये वाकई एक बड़ा डिजिटल प्रयोग है। चलिए अब वापस भारत आते हैं। एक महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात करते हैं, इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026। जी, ये सम्मेलन बेंगलोर के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc में आयोजित किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ एक अकादमिक सम्मेलन नहीं है, ये भारत के लिए एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा का मंच है। बांधों की सुरक्षा, ये भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, भारत में दुनिया के कुछ सबसे पुराने और बड़े बांध हैं। हमारे पास 5000 से ज्यादा बड़े बांध हैं और कई तो 50 से 100 साल पुराने हो चुके हैं। तो उनका ढांचा कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। आज हमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये इन पुराने बांधों पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। और ये सम्मेलन वर्ल्ड बैंक समर्थित डैम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस समस्या की गंभीरता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया है।
विश्व बैंक भारत को पुराने बांधों के नवीनीकरण, उनकी मरम्मत और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रहा है। अच्छा। तो ये सम्मेलन उसी परियोजना का एक हिस्सा है जहां दुनिया भर के विशेषज्ञ अपना ज्ञान और अनुभव साझा करेंगे, ताकि हम अपने बांधों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें। एकदम सही। ये भविष्य की आपदाओं को टालने की एक तैयारी है। बहुत जरूरी पहल है ये। चलिए अब आज के अंतिम विषय पर आते हैं, 39वां अफ्रीकन यूनियन समिट। जी, ये शिखर सम्मेलन इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में संपन्न हुआ, जहां अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। जी। इस बार के सम्मेलन के मुख्य मुद्दे थे शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास। ये विषय तो काफी सामान्य लगते हैं, क्या इस बार कोई विशेष फोकस था? बिल्कुल था। विषय भले ही सामान्य लगे, पर चर्चा बहुत विशिष्ट थी। जैसे जब शांति और सुरक्षा की बात हुई तो मुख्य फोकस साहिल क्षेत्र पर था। साहिल रीजन। जी, जहां पिछले कुछ सालों में सैन्य तख्तापलट और आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। नाइजर, माली, बुर्किना फासो जैसे देशों में अस्थिरता पूरे महाद्वीप के लिए चिंता का विषय है। और आर्थिक विकास के मुद्दे पर? आर्थिक विकास में अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया यानी AfCFTA को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इस पर गहन चर्चा हुई। तो ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि अफ्रीका की मौजूदा चुनौतियों पर एक ठोस चर्चा थी। एकदम। इस तरह के शिखर सम्मेलन इन देशों को एक साझा मंच देते हैं ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान मिलकर ढूंढ सकें, बजाय इसके कि बाहरी शक्तियां उनके भविष्य का फैसला करें। ये अफ्रीका की सामूहिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये थे आज के कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनका हमने गहराई से विश्लेषण किया। उम्मीद है कि ये चर्चा श्रोताओं को इन विषयों की एक बेहतर समझ देगी। हमने कोशिश की कि आपको सारी खबरें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डेली CA हिंदी इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ।